वेलकम बैक टू अवनी की जर्नी। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। स्किप मत कीजिए। काला जादू के बारे में हम सब ने सुना है कि क्यों इसको दूसरों पर कराया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य लोगों को बर्बाद करना, जल्दी तरक्की, पैसा, शोहरत पाना और किसी से बदला लेने के लिए भी रहे हैं। परंतु आधुनिक युग में दूसरों की कामयाबी से जलने वाले कुछ लोग भी इसका सहारा लेकर अपने कलेजे को ठंडा करने लगे हैं। ये कहानी इसी बात को सत्यापित करती है। काला जादू एक प्राचीन और रहस्यमयी प्रथा है जिसे विभिन्न संस्कृतियों में नकारात्मक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। काले जादू का उपयोग तंत्र मंत्र, टोने टोटके और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। निशु एक होनहार छात्रा थी जो अपने पूरे खानदान में अकेली इतना पलटने वाली और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली पहली लड़ी लड़की थी। उसके दोनों ताऊ के परिवार में भी कोई लड़ी डिडका तक इतना कामयाब और पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए उसके सीए बनते ही उसके निशी का एक छोटा भाई था जो अभी 11 क्लास में पढ़ता था। निशी का परिवार और उसके दोनों ताऊ का परिवार साथ में एक ही बिल्डिंग की अलग मंजिलों पर रहते थे। निशी के परिवार की उसके दोनों ताऊ परिवार से नहीं बनती थी क्योंकि उन दोनों ताऊ और उनकी पत्नियों ने हमेशा निशी की पढ़ाई का विरोध किया और निशी पर आवारा घूमने के आरोप भी लगाए। मगर निशी को उसके माता पिता ने बहुत सपोर्ट किया और इसी बात पर दोनों ताऊ के परिवारों से उनकी आए दिन लड़ाई रहने लगी। निशी के रिश्ते तो आते ही रहते थे, तो निशी के माता पिता ने इस बार रिश्ते को हाँ कर दी क्योंकि लड़का एक अच्छी सरकारी नौकरी में था और जल्दी ही दोनों की शादी हो गई। निशी के पिताजी ने अपने भाइयों से सभी शिकायतें दूर करके उन दोनों परिवारों को शादी में बुला लिया। खैर, वो लोग शादी में आए और अच्छे से खुश होकर शामिल हुए। निशी शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल चली गई। 2 दिनों बाद सभी रस्में होने पर निशी और उसके पति शादी में मिले गिफ्ट्स को गिफ्ट पर लिखा नाम ए रेच कर खोलने लगे। कई गिफ्ट खोलने के बाद एक बॉक्स ऐसा सामने आया जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। दोनों को ये बात थोड़ी अजीब लगी, तो उन्होंने सोचा कि कोई शायद गलती से अपना नाम लिखना भूल गया है और उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक बड़ी सी गुद्धिया निकली जिसको देखते ही निशी की आंखों में चमक आ गई और उसने उस गुद्धिया को उठाकर सीधा गले से लगा लिया। सारे गिफ्ट खोलकर दोनों सो गए। निशी अब उस गुद्धिया के साथ काफी समय बिताने लगी। रोज गुद्धिया को साफ करती, फिर उसके बालों की लंबी सी चोटी करके उसके कपड़े जो निशी ने ही अपने कपड़ों से बनाए थे पहना देती और उससे एक बच्चे जैसा प्यार करने लगी। एक रात निशी को 1 बजे जोर की प्यास लगी जिससे वो उठकर फ्रिज से पानी लेने गई और पानी पीकर सो गई। कुछ ही देर बाद निशी को किसी के करहाने की आवाज आने लगी जिससे उसकी नींद फिर से खुल गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी डढ़ी जो थोड़ा सा खुला हुआ था और उसकी अंदर की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी रह रही थी। तो निशी उठकर फ्रिज बंद करने चली गई, मगर फ्रिज बंद ही नहीं हो रहा था। तो निशी ने नीचे देखा तो वो डर गई। उसकी नई गुद्धिया का सर फ्रिज के दरवाजे में अड़ी डच रहा था। फिर उसने खुद को संभाला और गुद्धिया को प्यार से गले लगाकर फ्रिज के ऊपर रखकर फ्रिज के दरवाजे को बंद करके सोने चली गई। 1 से 2 दिनों के बाद जब निशी ऊपर वाले फ्लोर पर जहां कोई नहीं होता वहां नहा रही थी तो उसने अपने बाथरूम के बाहर किसी को घूमते हुए महसूस किया। उसके ससुराल में तो उसके पति के अलावा उसकी बूढ़ी सास ही थी जो कभी ऊपर जाती नहीं थी और पति ऑफिस गए हुए थे। तो उसने सोचा बाहर कौन है और आवाज लगा दी, बाहर कौन है वहां? मगर कोई जवाब नहीं मिला और बाहर निशी को कोई घूमता हुआ महसूस होता रहा। जब निशी नहाकर निकली तो उसने आसपास देखा तो वहां उसकी गुद्धिया के अलावा कोई नहीं था। फिर नीचे आकर उसने अपनी सास से भी पूछा कि ऊपर कौन आया था। तो सास ने कहा, ऊपर क्या पूरे घर में कोई नहीं आया? निशु बहुत हैरान हुई और थोड़ा डर भी गई कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हुआ। 2 से 4 दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन निशी जब खाना बना रही थी तब उसका हाथ चाकू से सब्जी काटते हुए कट गया।
निशी ने अलमारी में से दवाई, पट्टी और रुई लेने के लिए जैसे ही अलमारी खोली, उसका खून में सना हाथ वहां एकदम सामने रखी गुद्धिया के चेहरे पर उस गुद्धिया को हटाते हुए लग गया। निशी ने दवाई लगाकर पट्टी कर ली और वो गुद्धिया चेहरे पर खून लगे नीचे ही पड्डी रही। सब इस रात भी खाना खाकर सो गए, मगर निशी फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज से आधी रात को जाग गई। उसने अपने पति को उठाया और कहा, किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। इस पर पति ने कहा, ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही, सो जाओ। मगर नीशू को वो आवाज आती रही। फिर कुछ देर बाद निशी ने हिम्मत करके देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसने दूसरे कमरे में जाकर खिड़की खोली तो किसी ने उसके बाल पकड़ दियाच कर उसको बाहर खींचना चाहा, जिससे उसकी चींख निकल गई और उसका पति उठकर वहां आ गया। फिर उसने नूशू को वहां से ले जाकर बेड पर बैठाया और सारी बात पूछी, जिससे लगा जैसे निशी कई दिनों से बिना वजह ही डर रही है, और उसने निशी को आराम करने को कहा। अगली सुबह निशी जब उठकर पानी पीने लगी तो मुंह में बालों का गुच्छा आ गया। उसने वो पानी तभी नीचे थूक दिया, मगर बालों का गुच्छा नहीं निकला। फिर उसने उल्टियां की, तब जाकर सर के बालों का गुच्छा और कई सारे प्लास्टिक के टुकड़े भी निकले। ये देखकर निशी हैरान थी। उसने अपने पति को बुलाया और ये सब चीजों को दिखाया। तब जाकर पति को यकीन आया कि ये कुछ तो तंत्र या किसी शैतानी शक्ति का असर है। उसी समय निशी के पति ने इन सभी चीजों की फोटो ली और अपने मौसाजी, जो एक मंदिर में पुजारी भी थे, उनको घर बुला लिया। मौसाजी ने पहले तो वो फोटो देखी और निशी और उसके पति से बात करके कहा कि इस घर में एक शैतानी और डरावनी शक्ति ऐसी घुसाई है जो अब धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाकर इस परिवार का खात्मा करना चाहती है। इसलिए हमें कल एक ग्रह शांति की पूजा करनी होगी और उस शैतानी शक्ति की ताकत को खत्म या कम करना होगा। मौसाजी के जाने के बाद निशी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी गुद्दियां उसको कहीं नहीं दिख रही थी। वो सब जगह ढूंढती है, मगर वो गुद्दियां जैसे मानो कहीं छुप जाती है और निशी के सामने नहीं आती। अगले दिन ग्रह शांति की पूजा के बाद मौसाजी कहते हैं, अब सब ठीक रहेगा और कुछ गडीडी डेबिरेशाय हो तो मुझे बुला लेना। 2 से 3 दिन घर में काफी शांति रहती है और फिर एक दिन वो शांति निशी के चीखने से टूट जाती है। होता यह है कि निशी स्टोर रूम में कुछ सामान लेने जाती है, जहां वो गुद्दिया उसको संदूक के नीच दबी मिलती है। वो सोचती है ये काम वाली बाई ने यहाँ फेंक दी होगी और फिर इस पर सामान रखा गया होगा, तो अब मैं इसको निकाल कर ले चलती हूँ। मगर जैसे ही निशी गुद्दिया को निकालने के लिए संदूक हटाकर गुद्दिया उठाने को होती है, तभी वो गुद्दिया खुद उठकर चलने लगती है और पूरे स्टोर रूम में देवयानी की चींख गूंज जाती है। मगर घर पर उस समय कोई नहीं होने से वहां कोई नहीं आता और अब वो गुद्दिया देवयानी के बालों को खींचकर उसका गला दबाने लगती है। गुद्दिया के नोकीले नाखून निशी के गले के मांस में गड़ जाते हैं, जिससे देवयानी का गला खूनम खून हो जाता है। निशी को कुछ नहीं सूझता। फिर उसके मन में मां काली का मंत्र आता है और वो उस मंत्र को जपने लगती है, जिससे उस गुद्दिया पर काफी असर होता है और वो गुद्दिया एकदम से निर्जीव होकर जमीन पर गिर जाती है और निशी अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद वो अपनी सास को पड्ढोस से बुलाकर लाती है और पति को भी तभी घर आने को कहती है। पति आते ही निशी को डॉक्टर के ले जाता है और फिर मौसाजी को फोन पर सब बता देता है और मौसाजी कहते हैं कि इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। मैं तभी किसी सिद्ध पुरुष को बुलाकर इसका पक्का इलाज करा पाऊंगा। इतने तुम सब यहाँ मेरे घर रहने आ जाओ। मगर निशी वहां न जाकर अपने मायके चली जाती है और अपने माता पिता को सब बता देती है, जिससे उनका सीधा शक दोनों ताऊ के परिवार पर जाता है और निशी के परिवार की दोनों ताऊ के परिवारों से लड़ाई हो जाती है। मगर वो लोग इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते कि उन्होंने कुछ भी ऐसा किया तो क्या सोचा भी हो। मौसाजी किसी तांत्रिक बाबा को लेकर निशी के ससुराल वाले घर जाते हैं और खाली पड्डी है पूरे घर की छानबीन करते हैं। फिर आखिर में उस स्टोर रूम में जाकर देखते हैं तो वहां के नकारात्मक वातावरण से मौसाजी को भी चक्कर आ जाते हैं। फिर वो गुद्दिया उनको दिखती है। उस गुद्दिया के सर से बाल गायब थे और उसकी खोपड़ी का काफी हिस्सा तक कटा हुआ था। उसके मुंह पर निशी के हाथों का खून था,
जो नशी ने ही गलती से अलमारी से दवाई निकालते हुए लगा दिया था। मौसाजी ने भी ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। तो वो तांत्रिक बाबा से कहने लगे कि बाबा यहाँ से जल्दी चलिए, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। तब तांत्रिक बाबा घर में घुसने के बाद पहली बार बोले कि यहाँ जो सब शैतानी करतब और काला जादू चल रहा है, ये गुद्दिया इसकी जड्डी ई है। इसी को माध्यम बनाकर निशी को परेशान किया जा रहा है। अब मैं इस गुद्दिया को ले चलता हूं और अब इसी से पूछूंगा कि यह सब किसने कराया है। तांत्रिक बाबा मौसाजी से निशी उसके पति और सास को कल रात उनकी कुटिया पर लाने को कहते हैं। मौसाजी सबको लेकर तांत्रिक बाबा की कुटिया पर आ जाते हैं, जहां बाबा ने एक धूना जलाया होता है और उस गुद्दिया को कई धागों से बांधकर 2 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें उस गुद्दिया को लेटाया होता है। मौसाजी सहित सभी घरवाले डरते हुए कुटिया में धूने के चारों ओर बैठ जाते हैं और फिर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ाकर धूने की अग्नि में कुछ सामग्री डालते हैं और सबको बताते हैं कि अब मैंने इस काला जादू की गुद्दिया को निष्क्रिय करके इसका इलाज कर दिया है। इसको अब मैं आपके सामने दफना रहा हूं और जिसने ये किया है अब इसका कई गुना उसको भुगतना होगा। निशी की सास उस व्यक्ति का नाम पूछती है, जिस पर तांत्रिक बाबा कहते हैं, मैं ऐसे किसी का नाम नहीं बता सकता, ये मेरे नियमों के विरुद्ध है। हाँ, आपको उसका नाम कुछ ही दिनों में खुद पता चल जाएगा। अब आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। उस व्यक्ति की तरफ से ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। सारा परिवार खुश होकर घर आ जाता है। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर एक दिन संडे को पूरा परिवार बैठकर लंच कर रहा होता है कि दरवाजे पर घंटी बजती है। निशी के दरवाजा खोलने पर एक औरत आकर निशी के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि बेटी, मेरी लाडकी को बचा ले, सब तेरे हाथ में है। इतने में निशी का पति और सास भी वहां आ जाते हैं और निशी का पति उस औरत को पहचान लेता है और कहता है कि अरे आंटी, आप तो बरखा की मम्मी है ना, आप यहाँ कैसे, क्या हुआ? फिर वो निशी को बताता है कि बरखा पहले हमारे पुराने घर के पर्डीडीड हाउस में रहती थी, ये उसकी मम्मी है और बरखा ने मेरे घर रिश्ता भी भेजा था जो हमने मना कर दिया था और कुछ ही दिनों में मेरी सरकारी नौकरी लग गई और हम यहाँ शिफ्ट हो गए। निशा उन आंटी को अंदर लाकर सारी बातें पूछती है, जिससे कि यह पता चलता है कि वो बरखा ही थी जिसने निशा की शादी में वो गुमनाम गुद्दिया भेजी थी, जिससे वो निशी को मारकर उसके पति से शादी कर सके। आंटी ने आगे बताया कि बरखा इस घर में शादी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और साथ में निशी इतनी अच्छी और काबिल थी जिससे बरखा अंदर तक खूब जलती थी। इसलिए बरखा ने काला जादू वाली ये गुद्दिया बनवाई, जिसके बारे में हमें बहुत बाद में पता चला। 10 से 12 दिनों से बरखा को दौरे पड्डिचने लगे। वो बहकी बहकी सी बातें करने लगी, न कुछ खाती न पीती थी। फिर एक दिन उसका शरीर पूरी तरह अकद्धा हुआ मिला। तब हम काफ़ी डर गए और उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसकी सहेली से ये सारी बातें पता चली। अब बरखा हॉस्पिटल में है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मैंने उन काला जादू करने वालों से भी उसको ठीक करने को कहा, मगर सबने बोला कि ये किसी घोर साधक द्वारा किया हुआ पलटवार है और इसको उसके बिना कोई नहीं काट सकता। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। बेटी, मेरी बच्ची को बचा ले। मैं तेरे पैर धोकर पीऊंगी, जिंदगी भर तुम लोगों की गुलामी करूंगी। आप लोग मेरी बच्ची को बचा लो। निशी का दिल पिघल गया और फिर सब लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे और निशी ने बाबा से हाथ जोड़कर बरखा को क्षमा करने को कहा, जिस पर तांत्रिक बाबा भद्दक गए और बोले, तुम चुका सकती हो, उसको माफ़ करने की कीमत नहीं चुका सकती, इसलिए चुप रहो और यहाँ से जाओ। उसके बाद बरखा की माँ ने बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा कि बाबा, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, आप बस आदेश करो, आपको क्या चाहिए? पैसा, सोना चांदी, हमारी सारी संपत्ति? फिर बाबा ने जो कहा वो सुनकर सब वहां से उठकर चल दिए। बाबा ने कहा, मुझे तेरे घर से एक नरबली चाहिए, बोल दे सकती है? कुछ दिनों बाद बरखा के निधन की खबर निशी के ससुराल और मायके दोनों में पहुंच गई।